So I think this is our fourth lecture of refraction of light, and we have covered many concepts, that what is refraction, what is light, how light refracts, what are the laws of refraction. Many things we have covered. Today what we are going to cover is dispersion of light. Definition is there in front of you: the process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called dispersion of light. The process of separation of light, लाइट का सेपरेट होना. अब क्वेश्चन यहाँ पे, क्या लाइट भी सेपरेट होती है? बिल्कुल होती है. तो सेपरेट होती है तो कौन कौन से कंपोनेंट में सेपरेट होती है, ये क्वेश्चन आपके सामने है. तो इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि लाइट क्या है. पहला लेक्चर, व्हाट इज लाइट? यू ऑल नो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी टाइप्स हमारे सामने है? वी ऑल नो दैट देयर आर 7 टाइप्स. हमने इसको पढ़ चुके हैं. देयर आर 7 टाइप्स. कौन कौन सी? गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस. यूवी रेस के बाद आएगी विजिबल, फिर इंफ्रारेड रेस, फिर माइक्रो और फिर रेडियो. अब क्वेश्चन ये है, क्या ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप देख सकते हो? कैन यू सी दीज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? नो. किसको आप देख सकते हो? यू कैन ओनली सी द विजिबल लाइट. इसीलिए इसका नाम क्या है? विजिबल लाइट. व्हाई? बिकॉज यू कैन सी दिस लाइट ओनली, दिस वेव ओनली. So out of this electromagnetic spectrum of 7 types, you can only see the visible light. एक तो बात ये क्लियर हो गई. दूसरी बात आपको मुझे समझाना है वेवलेंथ के बारे में. मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि मैं इंशाल्लाह वेवलेंथ की बात जो चर्चा है वो आगे करूंगा. तो अब समझते थोड़ा वेवलेंथ के बारे में कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एग्जैक्टली होता क्या है. सुनिए, यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि लाइट कौन सी वेव है, तो आपका आंसर आएगा सर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. योर आंसर इज करेक्ट. बट दिस लाइट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर. इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर. अब ये बहुत से लोग को नया लग रहा होगा कि ये ट्रांसवर्स क्या होता है. वैसे तो इसकी जो डिटेल्स है वो आगे की स्टैंडर्ड्स में आएगी, 11th 12th में आप पढ़ेंगे. लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर. यह मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको वेवलेंथ समझाना है थोड़ा सा. देखिए ट्रांसवर्स क्या होता है. ट्रांसवर्स मतलब लाइट जब किसी मीडियम से ट्रैवल करती है तो उसका ट्रैवल करने का फॉर्म ऐसा होता है. इट ट्रैवल्स लाइक दिस. दिस इज हाउ द लाइट ट्रैवल्स. ये अपर पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्रेस्ट. वी से इट एज क्रेस्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज trough, and this one crest and one trough combine to form a wavelength. आप देखो ध्यान से, ये वेव यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे जाके एंड हो रही है. सो दिस इज वन कंप्लीट वेव एंड वी कॉल इट एज अ वेवलेंथ. क्या कहते हैं हम इसको? वेवलेंथ. और भी बहुत सारी डिटेल्स उसके अंदर है, लेकिन आपके समझने के लिए भी इतना काफी है. वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, दे कंबाइन टू फॉर्म अ वेवलेंथ. इतना समझ गए आप? ओके. तो ये वेवलेंथ तो है, ऑब्वियसली ये वेव की लेंथ है, तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में. करेक्ट ना? वी मेजर द लेंथ इन मीटर. लेकिन आप मुझे बताइए 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर अप्रोक्सीमेट इतना बड़ा होता है. दिस इज 1 मीटर. आपने कपड़े वगैरह नापे होंगे तो आपको पता होगा. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर. लेकिन क्या लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो इतनी बड़ी होती है? नहीं. दिस वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एंड इट इज एज स्मॉल दैट वी हैव टू मेजर दिस वेवलेंथ इन वेरी स्मॉल यूनिट. दिस वेवलेंथ इज मेजर्ड इन वेरी स्मॉल यूनिट. और वो बहुत छोटी, बहुत स्मॉल यूनिट कौन सी है? देयर आर 2 फेमस यूनिट्स in which we measure the wavelength of the light. First unit is angstrom. First unit कौन सी है उसकी? angstrom. और दूसरी यूनिट है बच्चों नैनोमीटर. कौन सी?
नैनोमीटर। ये बहुत छोटी होती है। सर कितनी छोटी होती है? सुनो यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। यू कैन इमेजिन कितना छोटा है ये। अगर मुझे 10⁻10 को करेक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब नंबर के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे आपको पता है? चलो मैं बता देता हूं। 10⁻10 को लिखना है, यू कैन राइट लाइक दिस। 10⁻10 है ना, तो 1 लिखो और 1 के पीछे 10 0 बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और यहां पे पॉइंट लगा दो। दिस इज 10⁻10। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.00000000001 मीटर। कितना छोटा हो गया ये? 1 नैनोमीटर इज 10⁻9 मीटर। -9 मतलब 1 के पीछे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 के बाद पॉइंट। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.000000001 मीटर। नाउ यू कैन इमेजिन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर आर वेरी स्मॉल यूनिट्स। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। इतना क्लियर है कि वेवलेंथ कुछ होता है और उस वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में नापते हैं। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻9 मीटर। अब यहां पे फिर से आ जाओ टॉपिक पे। सर ये वेवलेंथ और ये एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मैं रब कर रहा हूं और ये भी मैंने रब किया। अगर आपको नोट डाउन करना है तो पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। चलिए यार यहां पे देखिए, ये पढ़ाने की जरूरत बच्चों इसलिए पड़ी क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं, करेक्ट ना? और ये विजिबल लाइट के पास हम जानते हैं कि इस विजिबल लाइट के पास कितने कलर होते हैं? 7 डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी? 7। और वो 7 कलर कौन से? विबग्योर, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्वेश्चन ये है कि ये 7 कलर कैसे आए? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दीज 7 कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। These 7 colors are due to different wavelengths। मतलब व्हाइट लाइट जो होती है उस पर्टिकुलर व्हाइट लाइट के पास 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है और वो 7 डिफरेंट कलर होता है। सो कलर्स ऑफ द लाइट्स आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी आर एबल टू सी डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट? बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, और भी रीजंस है। फ्रीक्वेंसी भी एक फैक्टर होती है जो मैं अभी इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट व्हाट वी हैव डिस्कस इज वेवलेंथ। सो 7 कलर्स ऑफ लाइट्स आर ड्यू टू 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। ओके, अच्छा सर कितना वेवलेंथ होता है वॉयलेट का, कितना इंडिगो का, कितना ब्लू का, कितना ग्रीन का? ये क्वेश्चन है, कितना वेवलेंथ होगा? ओके, तो मैं सिर्फ वॉयलेट और रेड का लिखूंगा ताकि आपको एक रेंज पता चले कि वॉयलेट जो एक्सट्रीम कलर है उसका कितना होगा, रेड जो सबसे लास्ट कलर है उसका कितना होगा। सुनो यहाँ पे, जो वॉयलेट कलर होता है उसका वेवलेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर। ये nm मतलब नैनोमीटर। वॉयलेट का कितना होगा? 400 नैनोमीटर। और रेड कलर का होगा 700 नैनोमीटर। सो दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट वेरीज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। यानी रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है और वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो कम है। इतना क्लियर है आप लोग को? पक्का? तो वॉयलेट लाइट जो होती है वो ज्यादा बेंड होती है, ज्यादा डिस्पर्स होती है। चलो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी इतना याद रखो, द रेंज ऑफ द वॉयलेट एंड रेड इज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। और हम जिस लाइट को देख सकते हैं, वी कैन ओनली सी द लाइट इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर, बिकॉज वी आर एबल टू सी दीज कलर्स ऑफ द लाइट ओनली। अगर आप वॉयलेट के ऊपर जाओगे तो वॉयलेट के ऊपर आ जाएगी अल्ट्रा वॉयलेट विच यू कैन नॉट सी। अगर आप रेड के नीचे जाओगे तो रेड के नीचे आ जाएगी इंफ्रारेड विच यू कैन नॉट सी। यू कैन ओनली सी विजिबल विच इज बिलो वॉयलेट अबव रेड, बिलो वॉयलेट अबव रेड।
कितनी? 400 और 700 के बीच वाली, बाकी की लाइट को आप देख नहीं सकते। ओके, तो ये नैनोमीटर वगैरह आपकी बुक में दिया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ा कि वेवलेंथ क्या होता है और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम वगैरह क्या होता है। ओके, अब जरा आ जाओ डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे। So, according to definition, the process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called dispersion of light. Dispersion of light ऐसा प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस के थ्रू लाइट किसी भी मीडियम से पास होने के बाद सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होने के बाद क्या होता है? इट सेपरेट्स इनटू कंपोनेंट कलर्स। कौन से कलर्स? 7 डिफरेंट कलर्स। कौन कौन से? विबग्योर। कितना वेवलेंथ? 400 से 700। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर क्या ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हम रियल लाइफ में देख सकते हैं? सर बिल्कुल देख सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपकी जो प्लास्टिक की स्केल होती है, ऑल ऑफ यू माइट बी हैविंग दैट प्लास्टिक स्केल, जस्ट टेक दैट स्केल, पुट दैट स्केल इन फ्रंट ऑफ यू एंड लाइट के सामने ऐसा स्केल को रखो और स्केल को ऐसा बेंड करो, ऐसा हल्का हल्का रोटेट करो, तो आपको उस पर्टिकुलर स्केल के अंदर पर्टिकुलरली जो साइड में जो पाथ होता है छोटा सा ट्रायंगुलर, वहां पर आपको देखने मिलेगा कलर। एट दैट पर्टिकुलर पोर्शन यू कैन सी द कलर, और वो कलर क्या है? बेसिकली दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी आपकी घर की जो लाइट है वो तो वाइट इन कलर है, तो वो लाइट आ रही है स्केल पे, और स्केल पे आने के बाद उस पर्टिकुलर पोर्शन में एंटर करने के बाद, यानी मीडियम में एंटर करने के बाद, वाइल पासिंग थ्रू द मीडियम होने के बाद वो सेपरेट हो जाती है अपने कंपोनेंट कलर में, और आप स्केल के अंदर उसको देख सकते हो। दिस इज व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दूसरा सर और कहां देख सकते हैं? यस, यू कैन सी दिस डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर आप देख सकते हो। सर प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म आप सबने देखा है। देखो बच्चों, प्रिज्म एक्चुअली होता है एक ऑब्जेक्ट जो ट्रायंगुलर शेप में होता है ऐसे, यानी अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको ऐसा ट्रायंगुलर दिखेगा। अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊं तो इट इज लाइक दिस। ये ऐसे पोर्शन का कुछ होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। आई एम ट्राइंग टू मेक 3D डायग्राम। This is what is a general diagram of prism. तो उसका एक फ्रंट फेस होता है, एक बैक फेस होता है ट्रायंगुलर, और साइड में, ये साइड में, वो साइड में, और नीचे 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है, और ये पूरा ग्लास का होता है। कैसा होता है? ग्लास का। और इसको हम लोग ने क्या नाम दिया हुआ है? प्रिज्म। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी यहाँ पे आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम डाला हुआ है। 2 फिगर्स आर देयर, दिस फिगर्स आर प्रिज्म। जस्ट ऑब्जर्व दैट। वो नीचे एक ग्लास का जार है, ग्लास का नहीं, प्लास्टिक का एक जार जैसा, टम्बलर जैसा कुछ है, उसके ऊपर हमने ग्लास का प्रिज्म रखा हुआ है। तो एक्चुअली वो जो ग्लास का प्रिज्म आपको दिख रहा है, एक्चुअली वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको थोड़ा साफ दिख रहा नहीं होगा, लेकिन आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो। और अगर फिर भी अगर आपको इस फिगर में नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन जस्ट गूगल इट प्रिज्म, तो आपको आपके सामने बहुत सारी इमेजेस प्रिज्म की मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं इस प्रिज्म की तरफ कि प्रिज्म लाइट को किस तरह से सेपरेट करता है और इसमें डिस्पर्जन कैसे होता है। सुनेंगे यहाँ पे। देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रिज्म का फ्रंट फेस है, ठीक है। दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ द प्रिज्म, ट्रायंगुलर। और मान लो लाइट यहां से एंटर हुई, लाइट जब एंटर हुई, सो दिस लाइट वाज व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट थी ये? व्हाइट। व्हाइट क्यों कह रहा हूं? बिकॉज दिस लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ्स। कौन कौन से? 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब होगा क्या, दिस व्हाइट लाइट when enters to this prism, this medium is changing, and what happens? It separates. Light का separation होगा, it will refract and it will separate also.
और सेपरेट होने के बाद ये लाइट यहां से बाहर निकलेगी, दिस लाइट विल कम आउट लाइक दिस। ठीक है, यहां बीच में भी दूसरे कलर रहेंगे, लेकिन वो दूसरे कलर मैं भी बना रहा हूं बिकॉज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम। अगर आपको अच्छे से देखना है तो यू कैन सी दिस डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक। आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको डायग्राम मिल जाएगा और अच्छे से। यहाँ बीच में दूसरे कलर्स भी है, मैं अभी यहाँ पे बीच में अगर दूसरे कलर्स बनाऊंगा तो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट? तो आप यहाँ पे देखिए, अच्छा कलर सेपरेट तो होंगे, सबसे ऊपर जो कलर रहेगा वो कलर रहेगा रेड कलर, और सबसे नीचे जो कलर रहेगा वो कलर रहेगा वॉयलेट कलर। ऐसा क्यों? देखिए, हमने अभी यहाँ पे देखा, हमने ऊपर ऐसा लिखा था विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, हमने पूरा सीक्वेंस में कलर लिखा था। तो हमारे पास जो सबसे ऊपर कलर था दैट कलर वाज वॉयलेट, और सबसे आखिर में हमारे पास कौन सा कलर था? रेड, जिसका वेवलेंथ कम होता है। ध्यान से सुनना मेरा ये स्टेटमेंट, जिस कलर का या जिस लाइट का वेवलेंथ कम होता है उसका बेंडिंग, उसका डिस्पर्जन ज्यादा होता है। सिंस द वॉयलेट कलर हैज 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ, इट विल बेंड मोर। द रेड हैज 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ, देयरफॉर इट्स बेंडिंग इज लेस। So more wavelength, less bending, less wavelength, more bending, inversely proportional, उल्टा रिलेशन है। So please remember that. So this is dispersion of light. Even मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है कि this dispersion of light through prism is first observed by Newton. न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था dispersion of light through prism. So I hope डिस्पर्जन ऑफ लाइट के रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज कंप्लीटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इनफैक्ट अबाउट वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ एक्चुअली, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन सी लाइट को आप देख सकते हो, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने अभी रखा एंड आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। सो आप स्क्रीन को पॉज करें, पॉज करने के बाद ये सारी चीजें कॉपी करें, और प्रिज्म अगर आपको वो डायग्राम में नहीं समझा तो प्लीज गूगल करके आप देख लो, आपको वहां पर अच्छे से समझ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। डेफिनेशन लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है, भूलना मत। चलिए आगे आते हैं, और अब हम लोग स्टडी करते हैं आगे। अब तक हम लोग बच्चे जो पढ़ रहे थे दैट वाज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन, 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 लाइक दैट, है ना। अब हमारे सामने एक टॉपिक आने वाला है एंड दैट टॉपिक इज नथिंग बट दैट इज ऑल अबाउट पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। हेडिंग डालेंगे पार्शियल एंड टोटल इंटरनल, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब इसको समझते हैं कि पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सब लोग यहां पे ध्यान देंगे, हम लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि एक लाइट जो एक डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो मान लो ये लाइट की वेव है जो ऐसे जा रही है, लाइट की रे है। सो व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल गो लाइक दिस। क्लियर ना? ओके, व्हाट हैपेंड इफ आई इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, मतलब ये रे ऑफ लाइट को यहां से पास करूं ऐसे, तो क्या होगा? ऑब्वियसली दिस रिफ्रैक्टेड रे विल गो लाइक दिस। अच्छा, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दूं, अब क्या होगा? अगेन दिस लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड मोर, करेक्ट ना? एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक रफ डायग्राम बना लो साइड में कहीं भी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया है
यहाँ पे डेंसर, यहाँ पे रेयर लिखो ताकि पुराना रिवाइज हो जाए। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना स्क्रीन को पॉज करके जरा ये कई भी रफ डायग्राम साइड में बुक में लिख लो, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो हो गया कॉपी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर। नाउ सी हियर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन रियलिटी। सपोज here I am having denser medium, here I am having rarer medium, and let's say the ray of light is going like this. So अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये तो आपको पता है कि लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे चले जाएगी, लेकिन रियलिटी में क्या होता है बच्चों, दिस लाइट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इनटू द सेम मीडियम ऑल्सो। ये लाइट यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो जाती है, थोड़ी सी लाइट दूसरे मीडियम में जाके रिफ्रैक्ट होती है और पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। सो लाइट यहां से गई थी सिंपल ब्लैक कलर से जो मैं शो कर रहा हूं, व्हाइट लाइट, व्हाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लो। ये लाइट यहां पे जाने के बाद ये किस में डिवाइड हो गई, मैं इसको लाइट से डैश लाइन से शो कर रहा हूं। ये थोड़ी सी वहां जाके रिफ्रैक्ट हो गई and part of the light is reflected back to the same medium. Remember, I am using the word reflection. This light is reflected back. We can write this light is reflected back and this light is refracted. और ये रियलिटी में होता है, part of the light refracts and part of the light reflect to the same medium. इसको और क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया, हमने बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन जिसका इमेज मैं भी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। बट बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि इमेज में हो सकता है आपको क्रिस्टल क्लियर समझ ना आए। हमने क्या किया, वी जस्ट टूक अ स्टैंड, और स्टैंड पे हम लोगों ने यहाँ पे एक लेजर लाइट को, यहाँ पे हमारे पास एक लेजर है उसको फिक्स किया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्लास की एक बोतल लिया, एक ग्लास की बोतल हमारे पास है, और उस बोतल में हमने यहाँ पे हाफ, यहाँ तक हमने वाटर फिल किया। और अब हमने क्या किया, दिस लेजर लाइट इज वी मेड द लाइट टू इंसिडेंट, ये मान लो लेजर है। अब क्या होगा, हमने रेड लेजर यूज किया तो लाइट यहां से आ रही है और यहां पे फॉल कर रही है, करेक्ट। लाइट यहां पे फॉल करने के बाद होना क्या चाहिए, ये वाटर है और ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद क्या होगा, डेंसर मीडियम में जाने के बाद लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये नॉर्मल है, लाइट विल बेंड लाइक दिस, ओके। फिर यहां ग्लास है, ये ग्लास है ना, तो ग्लास से भी लाइट बाहर आएगी, और मान लो ये जमीन पे रखा हुआ है ये जार हमारा, तो यहां पे आपको लाइट का थोड़ा सा शेडो मिलेगा लेजर का। एक तो ये होगा। दूसरा ये कि जब लाइट यहां इंसिडेंट करेगी, यू कैन क्लियरली सी दैट दिस लाइट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। ये लाइट यहां इस सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट होगी और यहां से रिफ्लेक्ट भी होगी, और रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जाती भी आपको दिखेगी। सो दिस लाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन पार्ट इज रिफ्रैक्टेड एंड अनदर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस इमेज विच इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। लेफ्ट साइड पे स्टैंड है, स्टैंड पे एक लेजर माउंट है, उस पर्टिकुलर लेजर के ऊपर लेजर को हमने ऑन किया हुआ है, दैट लेजर इज रेड इन कलर and the light coming from that laser is made to fall on that jar. The light is falling and on that water, and part of the light is refracted into water. और लाइट पानी में रिफ्रैक्ट होने के बाद बाहर निकल रही है। You can clearly see the image of the red spot on that ground, on that surface on which this jar is kept, and one part of the light is reflected. Just see. Okay. नाउ कम। सो आपने एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना को समझा। ये सारे इमेज जो मैं बता रहा हूं ये अलग से मैं ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, आई विल सेंड टू द ग्रुप, यू कैन हैव अ क्लियर लुक ऑन दैट। सो दिस ऑलवेज हैपेंस दैट पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम, पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड, ओके। चलो अब आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो सर पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है?
partial reflection means you will writing in the exam like this, whenever, just remember and listen carefully, whenever the light goes from denser medium to the rarer medium, or whenever it changes the media, what happens? Part of the light is refracted into the another medium and part of the light is reflected back to the same medium. Part of the light is refracted into another medium and part of the light is reflected back to the same medium, and that phenomena is called as partial reflection. वो लाइट का छोटा सा पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको पार्शियल कहते हैं. पार्शियल मतलब थोड़ा सा, है ना. सो दिस इज पार्शियल रिफ्लेक्शन. सो आई होप पार्शियल रिफ्लेक्शन इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. ठीक है, पक्का पार्शियल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया. टेक्स्ट बुक में से डेफिनेशन देख सकते हो. अब क्या समझना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड. आर यू गेटिंग मी? व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लेट्स कम ओवर हियर. सी, I am separating this line such that below we are having denser medium, above we are having rarer medium. यहाँ पे हमारे पास denser medium है, मान लेते हैं water है. कौन सा है? Water. और यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? Air. And let us consider this water as medium 1 and we consider this as medium 2. Now what we are doing? We are having a light source over here. Let's say हमारे पास यहाँ पे एक लेजर है. यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक लेजर. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हेन वी ऑन द लेजर, लेजर इज केप्ट इनसाइड द वाटर. व्हेन वी स्विच ऑन द लेजर, द लाइट गोज लाइक दिस. अब ये लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है. बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब लोग. लेट्स से ये नॉर्मल है, तो क्या होगा? पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, सही है, एंड पार्ट ऑफ द लाइट विल रिफ्रैक्टेड लाइक दिस. कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा. मैंने क्या किया? आई एम इंक्रीजिंग द एंगल. ये लेजर को मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया और टिल्ट करके इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया. अभी मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है. हमने लेजर को टिल्ट किया सच दैट नाउ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग लाइक दिस and part of the light again reflected back to the same medium. Part of the light will be refracted like this. ठीक है? Are you getting me? Very good. अब क्या होगा? हमने और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया. अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था हमारे पास और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये था हमारे पास. हमने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज किया. अब क्या होगा? जस्ट सी, हमने और जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो रे ऑफ लाइट विल गो लाइक दिस. लेट्स से यहां पे आपको डायग्राम बेटा जब आप बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर तो ध्यान में रखिए इस बात को. यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस. यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए लाइन स्ट्रेट नहीं है. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्केल. अब क्या होगा? अगेन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा था कि अब ये लाइट यहां ऊपर रिफ्रैक्ट होने की बजाय अब ये रिफ्रैक्ट होकर यहां जा रही है. इट इज रिफ्रैक्टिंग लाइक दिस. समझो, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर वहां चलेगी. मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो ये रिफ्रैक्टेड रे और बेंड हुई. मैंने और बढ़ाया तो क्या हुआ? दिस रिफ्रैक्टेड रे गोज थ्रू द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया. टेल मी व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओवर हियर. सी, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. आप लोग एरो बनाना भूलना मत. एरो हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ओवर हियर. ओके, so this is angle of incidence. What is angle of refraction? Remember, angle of refraction is angle between normal and refracted ray. This is my normal, this is my refracted ray, so this will be angle of refraction. एंगल को मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया? अरे यू कैन क्लियरली सी दिस एंगल इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री. समझे आप? पक्का? ओके, और आगे बढ़ते हैं. और क्या हो सकता है इसमें? अब सुनेंगे ध्यान से. मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज किया बच्चों. आई इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर. अब क्या होगा? चलो उसको तो समझते हैं.
तो मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इंक्रीज किया और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इंक्रीज किया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब क्या होगा? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दिस रे which was previously going through the interface, now it will reflect it back into the same medium. Perhaps this angle of refraction will be same as angle of incidence. Now this is angle of refraction. I hope you are able to see clearly all these things. Okay, so you are able to see it clearly. So see, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब क्या हो गया? बढ़ गया। एंड दिस रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू द सेम मीडियम। पहले क्या हो रहा था? रे ऑफ लाइट जा रही थी, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, पार्शियल, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं, पूरी की पूरी रे ऑफ लाइट वहां जा रही है। लेकिन जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज किया, द टोटल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। अब यहाँ पार्शियल वार्शियल कुछ नहीं है, पूरा का पूरा लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, करेक्ट ना? सो दिस कंप्लीट लाइट इज रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Why we are saying total? Because it's not reflecting like this. यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्शन, पार्शियली रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन है, पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। That is why we are saying total. Why we are saying internal? Because total light is reflected back to the same medium. That is why we are saying it as internal. Why we are saying reflection? Because there is no refraction over here. Refraction हो रहा है क्या? Refraction is not there, it is completely reflection, means light is reflecting back to the same medium. This is called reflection. So I hope the concept of total internal reflection is very much clear from that. अब इसका definition कैसे लिखेंगे? You have to write like that. सबसे पहले before going to definition of total internal reflection, total internal reflection को short form में ऐसा भी बोलते हैं TIR. TIR. Before going to TIR, there is one important thing going on in this region. क्या आपने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा? क्या आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखा? कितना है? 90. रिमेंबर, जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम का एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यहां पे नया टर्म आपके सामने आने जा रहा है और वो नया टर्म है क्रिटिकल एंगल। क्या है वो टर्म? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसे कहेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात, वैसे टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन होगी, लेकिन अगर नहीं है तो मेरी डेफिनेशन सुन के लिख लेना। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम सच दैट या फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in the rarer medium is 90 degree. The angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, that angle of incidence is called as critical angle. That angle of incidence is called as critical. तो इसको हम लोग इस पर्टिकुलर I को, बिकॉज एक क्रिटिकल एंगल है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं IC, I लिखने का और साथ में C सफिक्स, where C stands for critical angle. फिर से एक बार, the angle of incidence in the denser medium such that या for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, that angle of incidence called as critical angle. समझ गए आप? पक्का? अच्छा, क्या सर क्रिटिकल एंगल कितना होगा हम फाइंड कर सकते हैं? Yes, you can obviously find. How? See, सुनो, according to Snell's law. स्नेल्स लॉ क्या है आपको याद है? हमने पढ़ा था साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. जस्ट गो एंड रिवाइज थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. The ratio of sin of angle of incidence unto the sin of angle of refraction is always constant for a pair of media. तो sin I upon sin R is equal to refractive index. Now refractive index कैसा होगा? लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है. लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to
medium 2. So we will be writing refractive index of medium 1 with respect to medium 2. Refractive index of medium 1 with respect to medium 2. करेक्ट ना? एक स्टेप और नीचे आता है, हमारे पास अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या इसकी आई की जगह में आई सी लिखो? अरे वही हुआ ना, बिकॉज वी आर राइटिंग आई सी बिकॉज वी आर टेकिंग इट एज अ क्रिटिकल एंगल. ओके, अच्छा, व्हाट इज आर? यू कैन क्लियरली सी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. सो यू विल बी राइटिंग 90 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. इतना समझ गया? और आगे आइए, साइन आई सी एज इट इज रहेगा. व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 90 बेटा? ट्रिगो में पढ़ा आपने, इट इज 1. इट इज 1 विच इज इक्वल टू 1 and 2. 1 and 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. अब नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट साइन आई सी इज इक्वल टू 1 and 2. और आगे क्या कर सकते हैं? देखो, और आगे का एक स्टेप और है जो अभी आपके एसएससी के लेवल में नहीं है, आगे के स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं. सी, हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल ना. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग क्रिटिकल एंगल. सो वी पुट क्रिटिकल एंगल आईसी ओवर हियर, और ये जो साइन उसके साथ लगा हुआ है, ये साइन को हम वहां शिफ्ट कर देंगे. बट रिमेंबर, when you are shifting this sign on that side, so this sign will get inversed. ये साइन वहां जाके उल्टा हो जाएगा, और वहां जाके ये साइन जब उल्टा हो जाएगा तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, साइन इनवर्स. सिंपल साइन नहीं लिखेंगे, वरना तो मैथ्स की इक्वेशन बदल जाएगी. वरना आप सीधा सीधा साइन उठा के यहाँ डाल दोगे तो बात गलत हो जाएगी. आप साइन को वहां ले जाओगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स. इतना लिखा, और उसके बाद जो टर्म यहाँ है उसको कॉपी कर दो एज इट इज. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. मीडियम 1 कौन सा मीडियम? जहां से लाइट जा रही है. मीडियम 2 कौन सा? जहां पे लाइट जा रही है. पक्का समझ में आ गया? इतना पक्का? ओके, नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको एक्सप्रेशन भी बता दिया आपकी नॉलेज के लिए. जस्ट कॉपी दिस. नाउ कम टू TIR. TIR क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कब होता है? क्रिटिकल एंगल के बाद. कब हो रहा है? क्रिटिकल एंगल के बाद. तो देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी, सुनो. Whenever the light goes from denser medium to the rarer medium, such that angle of incidence is greater than critical angle. Angle of incidence is greater than critical angle. Then total amount of light is internally reflected back to the same medium. This phenomena is called as total internal reflection. फिर से एक बार, whenever the light goes from denser medium to the rarer medium, such that angle of incidence is greater than critical angle, then total amount of light is reflected back to the same medium. This phenomena is called as total internal reflection. ठीक है, वीडियो को आगे पीछे करके अगर आपने नहीं सुना तो डेफिनेशन सुन लो, अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिख लो, और याद रखना, आपसे कोई पूछे कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, यू शुड क्विकली रिप्लाई दैट लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन. एंड दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, लेट मी राइट विथ डिफरेंट कलर पेन. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ये दूसरी कंडीशन हो गई. और पहली कंडीशन क्या है? लाइट को जाना चाहिए कहाँ? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. समझ में आ गया? स्क्रीन को पॉज कीजिए, ये सब कॉपी कीजिए. इसके बाद हम आगे बढ़ते एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना की तरफ, जिसका नाम है रेनबो. समझते हैं कि रेनबो बनता कैसे. आइए.